सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 10 अक्टूबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में 2 साल बाद जंग का मुकम्मल खात्मा, इस्राएली कैबिनेट ने सीज फायर किया मंजूर, हमास लीडर खलील अलहैया का ऐलान, जंग पूरी तरह खत्म, गजा में अब अमन रहेगा, अमेरिका भेजेगा सैकड़ों फौजी, सीज फायर की निगरानी के लिए बनेगी टास्क फोर्स, और गजा की गलियों में मनाया जा रहा जश्न, बच्चे झंडे लहराते तो लोग शुक्र के सजदे करते आए नजर। गजा के लोगों को आज का जुमा मुबारक हो। बहुत सी खबरें हैं इन हेडलाइंस के अलावा, लेकिन सबसे पहली बड़ी खबर, ऑफिशियल सीज फायर हो गया है गजा में। 2 साल लंबी जंग अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। आखिरकार गजा में जंग थम गई है। इस्राएली कैबिनेट ने उस समझौते को मंजूरी दे दी है जिसमें हमास और इस्राएल के दरमियान सीज फायर और होस्टेजेस के तबादले का ऐलान किया गया था। ये सब कुछ कल शुरू हुआ था, लेकिन इस्राएली कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई थी। देर रात तक 9-10 अक्टूबर की देर रात तक ये मीटिंग चली है। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की काबीना ने देर रात बैठक में ये हिस्टोरिकल फैसला लिया। तमाम बहसों और कट्टर मंत्रियों की मुखालफत के बावजूद ऐलान किया गया कि अब इस्राएल और जंग नहीं लड़ेगा। इस समझौते के तहत 72 घंटे के अंदर, अब शुरू हो चुके हैं 72 घंटे, इसके अंदर इस्राएली होस्टेजेस को रिहा किया जाएगा, जबकि इस्राएल अपनी फौज को गजा के नए इलाकों तक पीछे खींच लेगा। नेतन्याहू ने कहा कि 2 साल तक हम अपने मकसद के लिए लड़े और अब हमने अपने तमाम होस्टेजेस की वापसी के करीब पहुंचने की पहुंच बना ली है, यानी हमारे होस्टेजेस वापस आ जाएंगे। नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सलाहकार जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस समझौते को मुकम्मल करवाने में अहम किरदार निभाया। हालांकि इस्राएल का इंतहा पसंद कट्टरपंथी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर और उसकी पार्टी ओस्मा यहूदित, उसने इस समझौते की मुखालफत की, लेकिन मेजॉरिटी कैबिनेट ने अमन और जंगबंदी को चुना, क्योंकि वो भी जानते हैं इस्राएल का क्या नुकसान हो चुका है। इस्राएली कैबिनेट को आज सहर से पहले तक जंगबंदी करने का फैसला करने के लिए मीटिंग करनी पड़ी 10 अक्टूबर की सुबह तक। सोचिए कितना प्रेशर होगा नेतन्याहू पर, कितने सवालों से वो टकराया होगा कि कैसे होगा, क्या होगा, अच्छा इसका क्या होगा। लेकिन उसे हुक्म था सीज फायर का, तो उसने सभी को बता भी दिया कि अब कोई रास्ता नहीं। मेरी नज़र से अगर देखें तो अपनी फौज के दम पर नेतन्याहू ने एक भी टारगेट अचीव नहीं किया। अगर मीडिएटर्स और अमेरिका ना होते तो ना ये जंगबंदी होती, ना कोई होस्टेज वापस आ पाता। अब इस्राएली भी खुश रहेंगे, सुकून में रहेंगे, और गजा के लोग भी। हमास के लीडर खलील अलहैया का ऐलान सुन लीजिए, जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। हमास को जो गारंटी चाहिए थी वो मिल गई है, खलील अलहैया ने कहा। 9 अक्टूबर 2025 की देर रात हमास के सीनियर रहनुमा और गजा में तहरीक हमास के सरबराह खलील अलहैया ने ये कहा, जुमेरात की रात को अपने टीवी बयान में ऐलान किया बाकायदा कि इस्राएल और हमास के दरमियान जंग और हमले अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं, यानी आज से एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी। खलील अलहैया ने कहा कि एक मुकम्मल समझौता तय हो चुका है, जिसके तहत गजा पट्टी से इस्राएली फ़ौज की वापसी की जाएगी, परमानेंट सीज फायर लागू होगा और रफ़ा बॉर्डर को दोनों तरफ से खोल दिया जाएगा। साथ ही इंसानी मदद के बिना किसी रुकावट के आमद होगी। गजा के अंदर बिना रोक टोक के मदद का सामान, राशन वगैरह सब आएगा। खलील अलहैया ने यह भी बताया कि समझौते के तहत कैदियों के तबादले का बड़ा मुआहदा भी हुआ है। उम्र कैद काट रहे इस्राएली जेलों में उम्र कैद काट रहे 250 फ़लस्तीनी कैदी और 1700 गजा के गिरफ्तार लोग जो 7 अक्टूबर के बाद बंद किए गए थे, वो रिहा किए जाएंगे। इसके अलावा तमाम औरतें और बच्चे भी जेलों से आज़ाद किए जाएंगे जो इस्राएल की जेलों में सड़ रहे हैं। खलील अलहैया ने कहा कि हमास को अमेरिका और तमाम मीडिएटर मुल्कों की ये गारंटी मिल चुकी है कि ये जंग अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। यही गारंटी हमास को चाहिए थी और वो मिल गई। अलहैया ने कहा कि हम अपनी कौमी और इस्लामी ताकतों के साथ मिलकर इस अमली अमल के बाकी मरहलों को, बाकी फेजेस को भी पूरा करेंगे। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी।
تاکہ ہماری قوم کو اپنے مقرر حقوق اور خود مختار فلسطین کی حقیقت حاصل ہو سکے، جس کی دارالحکومت القدس یعنی یروشلم ہوگی، یعنی آزاد فلسطین کا جو خواب ہے اس کو پھر سے الہیہ نے سامنے رکھا۔ آخر میں خلیل الہیہ نے مصر، قطر اور ترکی کی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس سمجھوتے کی کامیابی میں اہم کردار نبھایا۔ غزہ کی عوام اب راحت کی سانس لے رہی ہے دوستو۔ 2 سال کی تباہی اور خون خرابے کے بعد اب وہاں امن کی صبح اگنے کو ہے۔ یہ آج جو میں نے ایک مدت سے اسے سنبھال کر رکھا تھا، جو یہ اوڑھا ہے، پہنا ہے، وہ غزہ کی عوام کے لیے ہے، جس نے دکھ جھیلے، جس نے اپنوں کو کھویا، جس نے اپنے بچے کھوئے، بچوں نے اپنے ماں باپ کھوئے، جن کے اسکول، اسپتال سب کچھ اجڑ گیا۔ آج جب وہ خوش ہیں، سکون کی سانس لے رہے ہیں، آج جب ان کا خون نہیں بہہ رہا، تو میں نے اسے پہنا ہے۔ یہ فلسطینی کے ان کے ساتھ یکجہتی دکھانے کے لیے، اس مظلوم عوام کے ساتھ، ان عام لوگوں کے ساتھ، اور یہ امن کے لیے پہنا ہے، اور یہ فلسطین کے حق میں، فلسطین کے ساتھ یکجہتی دکھانے کے لیے، جس کے ساتھ میرا ملک اور دنیا کے زیادہ تر ملک یکجہتی یعنی یونٹی دکھاتے ہیں۔ بیٹھتے ہیں آگے۔ 200 امریکی فوجی تعینات ہونے جا رہے ہیں غزہ کے قریب۔ کیوں اور کہاں، بتا رہا ہوں۔ امریکہ نے غزہ میں ہوئے جنگ بندی سمجھوتے پر نظر رکھنے کے لیے ایک ریجنل ٹاسک فورس تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی کہ سینٹ کام کے مطابق 200 امریکی فوجی اس مشن میں حصہ لیں گے۔ اسے سویلین ملٹری کوارڈینیشن سینٹر یعنی CMCC کہا جا رہا ہے۔ امریکی افسروں کے مطابق یہ فورس اسرائیل میں تعینات ہوگی مگر غزہ میں داخل نہیں ہوگی، یعنی ان 200 امریکی فوجیوں میں سے ایک بھی غزہ میں نہیں گھسے گا۔ اس فورس کا مقصد ہوگا جنگ بندی کے عمل پر نظر رکھنا اور یہ یقینی بنانا کہ اسرائیلی فوج اور دوسری فورسز کے درمیان جھڑپ نہ ہو، یعنی ایک طریقے سے یوں کہیے کہ اسپیکٹر بیٹھایا جائے گا کہ دونوں جو ہے لڑائی نہ لڑیں۔ CMCC غزہ میں انسانی مدد اور راحت کے سامانوں کی مدد کی نگرانی بھی کرے گا۔ اس ٹاسک فورس میں مصر، قطر، ترکی، ان کے افسر بھی شامل ہوں گے اور امید ہے کہ UAE یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی اس میں حصہ لے۔ امریکی حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ فوجی پلاننگ، سیکیورٹی، لاجسٹکس اور انجینئرنگ کے ماہر ہیں جو امن سمجھوتے کو کامیابی سے لاگو کرانے میں مدد کریں گے۔ ایک طریقے سے امریکہ اب اپنا CCTV لے کے بیٹھ جائے گا اسرائیل میں، سارے اپنے فوجی، حالانکہ اس پہ ذمہ داری ہے کہ تم بیٹھو، لڑائی نہ لڑے۔ 2 سال کی تباہی کے بعد غزہ میں اب ہر نگاہ اس پیس کیپنگ ٹاسک فورس پر جا ٹکی ہے اور ہر ذہن میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ علاقے میں سکون لا پائے گی؟ امریکہ کے فوجی اصل میں اس درخواست پر بھی لائے گئے ہیں کہ دیکھو یہ آتا تو تمہارے قابو میں ہے اسرائیل، اگر تمہاری موجودگی میں اس نے کوئی بدماشی کی تو ذمہ داری تمہاری بھی بنے گی، ورنہ تو یہ کبھی بھی کوئی حملہ کرے گا اور کہے گا انہوں نے شروعات کی۔ تو تم بیچ میں بیٹھو اور یوں بیٹھو اور دیکھتے رہو، کوئی چھوڑ تو نہیں رہا کچھ، بس ہم یہ چاہتے ہیں۔ غزہ کی تباہ گلیوں میں اب جشن ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں، بچے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ 2 سال کی جنگ کے بعد غزہ میں اب سکون کی پہلی صبح اتر چکی ہے، کیونکہ اب مکمل جنگ بندی ہوئی ہے۔ 10 اکتوبر کی صبح ایک نئی صبح ہے، اب سب بے خوف ہیں، آج سے کوئی گولی نہیں چلے گی۔ آج کا جمعہ ایک مبارک جمعہ بن کر آیا ہے۔ آج غزہ میں نماز شکر بھی ادا کی جائے گی، آج سجدوں میں خوشی کے آنسو بھی ٹپکیں گے، لیکن غزہ کی ہر مسجد تباہ کر دی گئی ہے، ہر مدرسہ تباہ کر دیا گیا ہے، اجاڑ دیا گیا ہے۔ ابھی انہیں دوبارہ کھڑے ہونے میں وقت لگے گا، لیکن سجدے تو نہیں رکیں گے۔ آج غزہ کے لیے عید سے کم دن نہیں ہیں۔ غزہ کی فضا میں آج راحت اور خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ 2 سال سے جاری جنگ اور تباہی کے بعد اب اسرائیل اور حماس کے درمیان آخر کار ایک سیز فائر پر عمل کا اعلان ہو ہی گیا ہے تو شہر کی گلیوں میں آنسوؤں، دعاؤں اور تکبیروں کی آوازیں گونج اٹھی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے لپٹ کر رو پڑے، ہاتھ اٹھا کر شکر اور دعا کرنے لگے۔ اللہ کا شکر ہے، اب ہم اپنے گھر لوٹیں گے، اپنی زندگی دوبارہ بسائیں گے، یہ سب کہہ رہے ہیں۔ بچوں کے جھنڈ نے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ جشن منایا۔ کئی نوجوان اپنے دوستوں کے کندھوں پر چڑھ کر جھوم اٹھے، کچھ کی آنکھوں میں خوشی اور درد کے ملے جلے آنسو بھی تھے۔ ایک نوجوان نے کہا، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اب اسرائیلی فوج
पूरी तरह गजा से निकल जाए। 2 साल की तबाही के बाद हम बस अमन चाहते हैं, अपने घर में बसना चाहते हैं, अपने घर को बसाना चाहते हैं। गजा की सड़कों पर आज पहली बार खामोशी नहीं बल्कि राहत की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। लोग उन मुल्कों के झंडे भी लहरा रहे हैं जहां की आवाम या हुकूमत ने मुश्किल वक्त में गजा का भरपूर साथ दिया, गजा के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, गजा के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाई। कुछ खबरें यहाँ से हेडलाइंस में ले लेते हैं। गजा 83% तबाह हो चुका है, 83% पूरी तरीके से। 17% है जो कुछ बाकी रह गया है। दुनिया में ये अपनी तरह की पहली जंग थी जिसमें इतनी कम मुद्दत में एक जगह को पूरा का पूरा उजाड़ दिया गया। सिविलियन फैसिलिटीज़ सब कुछ, और 81,000 हाउसिंग यूनिट्स। यूँ समझ लीजिए 81,000, मतलब एक घर ना कहिए, वो तो इमारत की इमारत, यूनिट्स कितना, सब कुछ तबाह कर दिया गया। लाखों लोगों की आशियाने उजड़ गए। जॉब सालों तक शायद तंबुओं में, खेमों में रहें। फिर भी अरब मुल्क और दूसरे मुल्क जो है इस्लामी मुल्क, वो अब कोशिशें तेज़ करेंगे कि जल्द से जल्द गजा के लोगों के सिर पे छत आए। इटली, जिनकी प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के ऊपर आईसीसी में केस दर्ज हुआ है कि ये इसराइल जो जेनोसाइड कर रहा था गजा में, उसमें ये बराबर की शरीक है। अब वही इटली की प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं कि हम गजा की स्टेबलाइजेशन में और गजा की तामीर नौ में यानी रिकंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं। हम पैसा भी देंगे। इजिप्ट, कतर और तुर्की के साथ मिलकर हम गजा के लिए काम करने को तैयार हैं। जॉर्जिया मेलोनी का ये ऐलान है। तो अब जो है हर कोई अपने हाथ पाक और साफ़ करना चाहता है। जिनके चेहरे काले होकर उजागर हुए थे, वो ये चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप गजा की बर्बादियों में हमारा नाम शुमार किया जाए, लिहाजा उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना बेहतर होगा। कुछ मदद देंगे, कहेंगे हम तो गजा के मददगार थे। फ्रांस होस्ट अरब यूरोपियन मिनिस्टर्स फॉर टॉक्स ऑन डे आफ्टर गजा वॉर। अब बात होने लगी है, और ये कल ही से हो रही थी और मुद्दतों से हो रही थी, लेकिन कल जब एक लगा कि सीज़फायर हो ही गया है, इसराइली कैबिनेट से रात पास होना बाकी था, वो भी हो गया, अब हम आपको बता चुके। तो फ्रांस ने कल ही एक मीटिंग की जिसमें अरब लीडर्स और यूरोपियन मुल्क और अरब मुल्क के तमाम मिनिस्टर्स जो थे, जिन्हें होना चाहिए था, वो लोग मौजूद थे। और बात हुई कि सीज़ फायर के अगले दिन गजा का चेहरा क्या होगा, गजा में निज़ाम कैसे चलेगा, और आने वाली हुकूमत जो होगी वो किस तरह की होगी, उनमें कौन लोग हैं। अब ये जो मीटिंग हुई, इसमें जो है जो लोग बैठे थे, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और यूके थे, टर्की भी था, और इसके अलावा अरब मुल्कों में इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अब ये लोग बड़ा कहते ना गहन विचार, गंभीर मंथन ये सब कर रहे हैं कि गजा का कैसे होगा। तुर्की का बहुत अहम रोल है सर। मिस्र का तो है ही है, तुर्की का बहुत अहम रोल अब बाद में होगा, क्योंकि तुर्की को ये जिम्मेदारी दी गई है उस टास्क फोर्स के अलावा भी कि आपको निगरानी भी करनी है कि गजा की तरफ से हमला ना हो। तुर्की टू मॉनिटर गजा एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड। अर्दोगान ने कहा भी है कि हम इस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे, परखेंगे, नज़र रखेंगे, सब कुछ पूरी तरीके से हम ये देखेंगे कि इस मुआहदे को तोड़ा ना जाए, खिलाफ वर्जी ना हो। इजिप्ट को पूरी दुनिया से ग्लोबल कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल्स आ रही हैं गजा सीज़फायर डील के लिए। इजिप्ट का रोल सबसे बड़ा है, जिसने कभी भी ये बात हमास के लीडर खलील अलैया ने भी कही कि इजिप्ट ने अपनी सरहदें बंद करके गजा के लोगों को खदेड़े जाने के प्लान को फेल कर दिया, वरना सरहदें खुल जाती, फिर ये पीछे से इतनी गोलाबारी करते और आगे रास्ता साफ कर देते, टैंक हटा देते कि लोग सरहद की तरफ भागते, और एक बार जो सरहद पार हो जाते फिर सरहद बंद हो जाती, फिर मामला इंटरनेशनल हो जाता, लिहाजा गजा के लोग लौट नहीं पाते। उन्होंने सरहद बंद की और उसके बाद मुकम्मल तौर पर ट्रंप के प्लान को नकारते हुए रिवियरा के ये कह दिया कि नहीं, अरब स्टेट मिलकर गजा को बना लेंगे और हम बहुत अच्छे से बनाएंगे, आप रहने दीजिए, हम इतने अरब डॉलर का पैकेज बनाकर चल रहे हैं। और फिर लगातार बातचीत भी करवाई अपने ही, वरना कौन दुनिया भर के लीडर्स को शर्म अल शेख या काहिरा या कहीं भी इकट्ठा करता है। सब जगह लगातार मिस्र करता रहा, क्योंकि इसमें बड़े इंतज़ाम, तामझाम, पैसा, हर चीज़ खर्च होता है, कौन सर दर्द ले। मिस्र कर रहा था। असल में मिस्र को ख़तरा था और उसका अपना फ़ायदा भी था। उसे ये था कि अगर गजा पर परमानेंट कब्ज़ा इसराइल का हो गया
تو ہمارے برابر میں سرحد پر آ کر اسرائیل بیٹھے گا، نہ کہ فلسطینیوں سے ہمیں کوئی ڈر تھوڑی نہ ہے، ہمیں تو ڈر اسرائیل سے ہے جس کے خواب میں گریٹر اسرائیل بستا ہے۔ تو فی الحال انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اسرائیل کو اپنی سرحد سے دور رکھا۔ سب کے فائدے ہوتے ہیں لیکن اس میں کچھ اچھے کام ہو جاتے ہیں، وہ غزہ کے لیے ہوا تو ایجپٹ کو پوری دنیا سے بڑی مبارکباد کی کال آ رہی ہے، اور ایجپٹ نے امریکہ کے مکر وغیرہ لگانا شروع کر دیا۔ پریزیڈنٹ السیسی کیا بولے کہ ٹرمپ کو اب نوبل پرائز ملنا چاہیے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، انہوں نے یہ کام کرا دیا۔ چل رہا ہے امول کا۔ بہت شکریہ سر، سلامت رہیے، خوش رہیے۔